गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक्सरसाइज 3 करेंगे यहाँ पे सॉल्व। एक्सरसाइज 1 और 2 अपन ने ऑलरेडी लगा ली हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और मैं इसी उम्मीद से इस एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन हाँ जितने भी थे काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो अपन आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और बी वेक्टर आपको एक दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल आ रहा है। तो अपन देखते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये अपना फॉर्मूला है थीटा निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ए वेक्टर गिवन है कितना, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर यहाँ पे आपको गिवन है कितना, एक्स आई कैप प्लस j कैप प्लस x प्लस 1 k कैप। ये आपको चीजें गिवन है। तो आपको क्या करना है, a डॉट b का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड से। तो देखिए अपन ये कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसका अपन ने डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ, एक्स आई कैप के साथ प्लस j कैप, यानी कि a डॉट b अपन ने यहाँ पे कर दिया। अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। दो पैरेलल एंगल्स, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ये। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है अपने को, a वेक्टर का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो अपना क्या आगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आई कैप और आई कैप, जे कैप जे कैप, के कैप के कैप, उसके अलावा जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो पूरा लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 1 6 अंडर रूट ऑफ 6, और यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, चाहो तो आप इसे एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अपना क्या हुआ, प्लस एक्स से माइनस एक्स अपना कैंसिल आउट हुआ, और अपने को यहाँ पे आंसर कितना मिल गया, 3 अपॉन रूट 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब अपने को अपने ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो अपन ऑप्शन देखते हैं अपना। पहला ऑप्शन है कि ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, दूसरा है एक्यूट एंगल आएगा, तीसरा है 90 डिग्री, और चौथा क्या कह रहा है, डिपेंड ऑन एक्स। तो देखिए जिस हिसाब से अपनी वैल्यू आई है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू दिस, और कॉस थीटा इक्वल टू दिस हो गया तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 6 और अंडर रूट में जो भी वैल्यू है। ठीक है, इसको लिख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पूरी जो रूट में वैल्यू आ रही थी। तो अब यहाँ पे देखिए आपने थीटा ये कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, अगर अपने को एक्स की वैल्यू पता नहीं हो तो क्या अपन थीटा कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। अपन आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी सी 3 वेक्टर हैं ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड हो गया। तो लेट ए बी परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, और बी है सी प्लस ए के परपेंडिकुलर, और सी है ए प्लस बी के परपेंडिकुलर। अपने को ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपने को फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अपन क्या चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इन्होंने क्या बोला है, a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस सी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a डॉट बी प्लस सी, ये सब वेक्टर हैं, इक्वल टू 0,
फिर मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए से 0 और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से, ये भी क्या हो गया 0। कितने बच्चों को समझ में आया जो मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं कि ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, ए का बी का इसके साथ और सी का इसके साथ 0 आ रहा है। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, ठीक है। तो यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और आप सब लोग जानते हैं कि ए डॉट बी में का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी हो जाती है 0, पता है आप लोग को। तो यानी कि ए डॉट बी तब क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट के सेंस में। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ऐसा नहीं लिख सकते, तो अपन वाली अप्रोच पे जा ही नहीं रहे हैं, अपन डॉट प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं। तो अपन ने ये इसको ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब अपने को फाइंड आउट क्या करना था, ये ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ये अपने को फाइंड आउट करना था। तो देखिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, या पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2i ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब पे वेक्टर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी के मैग्नीट्यूड आपको दिए हुए हैं कितने 3, 4 और 5। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर। अच्छा, ये चीज तो अपने को फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इन तीनों की तीनों इक्वेशनों को यहां पे देखिए सॉल्व करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, बी डॉट सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर equals to 0, then c dot a vector plus c dot b vector equals to 0। क्या ये तीनों की तीनों बातें, पहली, दूसरी और ये तीसरी, क्या ये आपको समझ में आई यहाँ पे? अगर ऐसा है तो अपन लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये कैसे होंगे 0 होंगे। क्या इतनी बात सब लोग मानते हैं? जब ये 0 आ रहा है तो ए बी बी सी और सी ए भी क्या होंगे 0 होंगे। तो देखिए अगर ये 0 होंगे तो अपन यहां पे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 0, और ये पूरी की पूरी टर्म कैसी हो जाएगी 0, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और इनके मैग्नीट्यूड अपने को दिए हुए हैं। ए अपने को गिवन है कितना 3, बी अपने को गिवन है 4 और सी अपने को गिवन है 5। तो आइए अब अपन इसका मैग्नीट्यूड यहां पे निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। जब भी अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पे अपना कितने का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 कितना हो जाता है 25, तो 50 आ गया अपना यहाँ पे। और अगर इसको अपन ब्रेक करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 5 इंटू ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। तो क्या अपना कोई सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड टी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, जब भी अपन ने मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज ये इक्वेशन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम वही टेक्निक अपन ने यहाँ पे लगाई है, और इस तरह से अपन यहाँ पे अंडर रूट लगाना भूल गए थे तो अपन ने यहाँ पे लगा लिया। 3 इक्वेशन अपन ने निकाली थी, उनको इस तरह से लिख लिया, तो अपने को पता चला कि ये ए बी बी सी और सी ए 0 है। अपन ने यहाँ पे इनको 0 पे आउट किया, और अपने पास क्या बचा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको कोई भी ए की पावर -2 या बी की पावर -2 मत समझिएगा, ये स्क्वायर है और ये डैश मैंने एक वेक्टर बना रखा है, बार बार अपन नहीं लगा सकते हैं उतना। फिर अपन ने इनका स्क्वायर किया यहाँ पे, और अपना आंसर कितना आया 5√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन।
तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपना ए बी और सी तीन यूनिट वेक्टर हैं. ए प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर इफ पेयर वाइज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी आर θ1, θ2 एंड θ3 रेस्पेक्टिवली, देन cos θ1, cos θ2, cos θ3 इक्वल्स. तो यहाँ पे अगर cos की बात आ गई तो यानी कि अपन डायरेक्शन कोसाइन अपन जानते ही हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ए बी और सी कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो 1 आएगा उनका मैग्नीट्यूड. और अब ये कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में एंगल है कितना, θ1, बी और सी के बीच में एंगल है θ2, और सी और ए के बीच में एंगल है कितना, θ3. इन्होंने उसको डायरेक्शन कोसाइन के सेंस में ये लिख दिया. अब इसकी वो वैल्यू पूछ रहे हैं कि cos θ1, cos θ2 और cos θ3 कितने होंगे. तो आइए देखिए इसको अपन कैसे करेंगे. सबसे पहले तो अपन ये लिख देते हैं ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मैग्नीट्यूड अपना कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, अपने यूनिट वेक्टर्स हैं. ठीक है, इसके आगे अपन क्या देखते हैं, फिर एक फॉर्मूला अपन जानते हैं ए बी कॉस थीटा. तो यानी कि अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब अपन ने ये लिखा. अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, जब भी अपन ए कैप फाइंड करते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होता था. तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर अपॉन ए, बी वेक्टर अपॉन बी. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे लिख सकता हूं मैं. तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितने के हो गया, ए कैप डॉट बी कैप के. ठीक है, चलिए आइए अब अपन को वही चीज लगानी है, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड. ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो ये कैसे लिख सकते हैं, ए कैप स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस सी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप. कुछ इस तरह से अपन लिख सकते हैं. ये सब में यहाँ पे डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है. तो अब देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आप ए कैप डॉट बी कैप को अगर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूं कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, कॉस थीटा 1, बी और सी के बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा 2, और सी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, कॉस थीटा 3. कुछ अगर इस तरह से है तो अपन यहां पे देखिए क्या लिख सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड अपन कितने के बराबर कर देंगे, यहाँ पे कैप में है 1 प्लस 1 प्लस 1. यहां पे अब देखिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3. मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे कैसे कॉस थीटा से रिप्लेस किया इनको, ए कैप बी कैप, बी कैप सी कैप और सी कैप ए कैप को. तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये अपना कितना हो गया 3. और यहां पे कितना हो गया, प्लस का ट्वाइस, ठीक है. ये अपना हो गया. और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड अपने को पता है कि 1 होता ही है. तो अपन इसको अगर मैं 1 लिख दूं और ये अंडर रूट हटा दूं तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर. तो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये अंडर रूट हटा रहा हूं, ठीक है. कुछ अपन ने इसको इस तरह से लिख लिया. अब 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3. और यहां से आपकी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा. तो अपना आंसर यहां पे कितना हो जाएगा, ये -1. ठीक है, सीधा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन.
यहाँ पे क्या दे रखा है, x कंपोनेंट ऑफ अ ए वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ इट्स y कंपोनेंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 5√2 एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद z एक्सिस देन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, घुमा करके पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए वेक्टर का कितने के, मतलब ए वेक्टर का किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ y कंपोनेंट। यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ये दो वेक्टर हैं मेरे पास, इनका रिजल्टेंट सपोज a है, तो ये क्या हो गया ax और ये क्या हो गया ay। तो ये बोल रहे हैं जो ax है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ay है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का, सारे वेक्टर्स का, 3 वेक्टर हैं यहाँ पे, ये कितना है अपना 5√2, जिसको अपन 50 भी लिख सकते हैं। 5√2 का मतलब 50 होता है। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द z एक्सिस। तो यानी कि जो ये बाहर निकली हुई है, ठीक है, इसको मैं z एक्सिस बोल रहा हूँ, ये जो बाहर है z एक्सिस। तो अपन ने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, अगर मैं इनके बीच में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लगा दूं तो z एक्सिस के अलोंग जो एंगल होता है वो क्या होता है, cos गामा। तो cos गामा कितने के बराबर होता है, a/, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा अपना, देखिए अपन जब cos अल्फा निकालते थे, सपोज ये एंगल मैं अल्फा बना लेता हूं और यहाँ पे अपन ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करें। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं जिनको समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पे अपन कैसे निकालते थे cos अल्फा को, b/h, यानी कि ये एक्चुअली यहाँ पे az/a होगा, है ना। तो cos अल्फा जब अपन निकालते थे तो अपन यहाँ पे क्या लिखते थे, cos अल्फा इज इक्वल्स टू ax/a, और cos बीटा अपन क्या लिखते थे, ay/a। क्या आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे ये जो अपना यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर और y एक्सिस के बीच में एंगल होता था, वहां पे अपन cos बीटा निकालते थे, वो अपना कितना आता था, ay/a। तो उसी तरह से अपन ने cos गामा लिखा, जो वेक्टर बाहर निकला हुआ था वो अपन ने क्या लिख दिया, az/a। अगर इतनी नॉलेज अपने पास आ गई है तो फिर अपने को क्या करना है, अब केवल वैल्यू पुट करनी है। az/a, तो az तो अपने को फाइंड आउट करना है और इनके बीच में एंगल 135 दिया हुआ है। a अपने को पता है कितना है, 5√2। तो डायरेक्टली लिखने की जगह मैं एक एक स्टेप लिखूं तो ज्यादा बेटर है, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये लिखा हुआ है, तो cos 135 कितना होता है, -1/√2, और 50 को भी मैं लिख देता हूं क्या, 5√2। तो यहाँ पे अपन ने √2 से √2 ये कैंसिल आउट किया, az की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -5। अब az की वैल्यू अपने पास आ चुकी है और अपने पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, ax + ay + az इक्वल्स टू 5√2, या आप इसको और लगा के 50 लिख लीजिए, क्योंकि दोनों की बात बराबर होती है। जिससे भी अपने को कैलकुलेशन इजी लगेगी वो अपन ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे अपने पास कितनी आ गई, -5। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखना गलत है। यहाँ पे भी ये चीज देखिए, आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड में अपन स्क्वायर लगाता है ना, ax² + ay² + az²। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो ये अपना मैग्नीट्यूड इसके बराबर है ना। हमेशा ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो az अपना कितना आया था, -5, और अपन ने एक इक्वेशन निकाली थी ax = 2y। तो अपन ax की जगह 2y रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4y² प्लस ये 2ax, 2ay है ना, ये 2 ऑफ ay। तो यानी कि 4 ऑफ ay² प्लस a²y, या a²y ऐसे लिख देते हैं इसको अपन, और प्लस ऑफ -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50। तो यहां से अपने को क्या करना है, ay की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितना हो गया टोटल, 5 ऑफ ay² प्लस 25 इक्वल्स टू 50। तो 5ay² इज इक्वल्स टू 25
ए वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ √5। तो ए वाई और ए जेड अब अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, केवल ए एक्स अपना रहता है अब अपने को कैलकुलेट करना, तो अपन उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू क्या था, ट्वाइस ऑफ ए वाई, तो 2 इंटू √5, ये अपना क्या आ गया, ए एक्स आ गया। तीनों वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे भी अपन प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट में है। तो ए प्लस माइनस 2√5 प्लस माइनस √5 और ए जेड कितना आया, -5। तो यहाँ पे देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही है। अपन ने सारे के सारे कंपोनेंट जो थे इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या बोल रखा है, फॉलोइंग फोर्सेज स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली देन पार्टिकल विल मूव। यानी कि अपने को 4 फोर्सेज दे रखे हैं, F1, F2, F3 एंड F4। अब ये बोल रहे हैं कि ये कौन से प्लेन में आएगा। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे XY प्लेन, YZ प्लेन। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा, अगर अपन इन सबको ऐड कर दें तो अपने को एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अपन वो देख लेंगे उसकी इक्वेशन क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्लेन में आ रहे हैं। तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ये अगर अपन कर लें तो अपने को एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन से अपने को पता चल जाएगा कि ये कौन से प्लेन में है। तो यहाँ पे अपन सबको ऐड करते हैं, -5j कैप प्लस 5k कैप। फिर क्या करना है अपने को, प्लस इनको अपन ब्रैकेट में एनक्लोज करके रखते हैं, -5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप प्लस -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। और फिर प्लस होगा लास्ट इक्वेशन अपनी, वो कितनी है, 12i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ये है। अब मैं क्या करता हूँ, आई कैप वालों को यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो -4 -5 कितना हो गया, -9, -9 -3 कितना हो गया, -12 और +12। तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जे में, तो -5 प्लस 8 तो कितना हो गया, +3, और यहाँ पे कितना है, +4 कितना हो गया, +7, और 7 -3 कितना हो गया, 4। तो यानी कि क्या आ गया, 4j कैप और 0i कैप। फिर देखते हैं क्या होता है। अब अपने पास बचा 5k 6k, तो ये कितना हो गया, 11 माइनस ऑफ 7, तो ये कितना हो गया यहाँ पे अपना 4, देन 4 -2, ये कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया 2k कैप। तो यहाँ पे देखिए आई में 0 आ रहा है, जे में कुछ आ रहा है, k कैप में कुछ आ रहा है। तो यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ पे है, y एक्सिस पे j कैप होता है, z एक्सिस पे k होता है और x एक्सिस पे ये होता है। तो ये तो 0 है, यानी कि अपने पास बचे क्या, y और z प्लेन। यानी कि ये जो भी होगा इसका रिजल्टेंट ये y और z प्लेन में होगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। The line of action of force F is equals to -3i cap plus j cap plus 5k cap passes through a point 7, 3, 1. The moment of force। अच्छा, अब ये आप लोग के लिए नई टर्म आई है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसको अपन टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ वेक्टर। तो ये होता है अपना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स में आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बता रखा है कि इस पॉइंट से पास होगा, तो जिस भी पॉइंट से पास होगा वहां पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा होगा, तो वो इन्होंने उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप,
ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो अपने को क्या करना है, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये आपका R है, तो यानी कि आपको R क्रॉस F करना है। तो आपका R वेक्टर कितना हो गया, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपको इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका अपने को अच्छे से पता ही है, अपन ने बहुत अच्छी तरह से सीखा था एनालिटिक्स में। अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे, i कैप j कैप और k कैप, और यहाँ पे वैल्यू फीड करेंगे। R क्रॉस F करना है तो पहले R की वैल्यू डालेंगे, कितनी है 7 3 1 -3 1 और 5। तो अब अपना i कैप कितना आ जाएगा, 15 -1 माइनस j कैप कितना आ जाएगा, 35 प्लस 3 प्लस k कैप कितना आ जाएगा अपना 7 माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अपना 14i कैप माइनस 38j कैप प्लस 16k कैप। तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, 14 माइनस 38 प्लस 16, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो गया। और नई चीज अपने लिए सिर्फ इतनी सी थी कि जब टॉर्क अपन निकालते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे रोटेशनल में, तो वहां पे क्या होता है, जब भी फोर्स होता है उसके अलोंग एक मोमेंट होता है, तो अपन को वहां पे टॉर्क निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका R क्रॉस F, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपन ने क्या किया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे अपन ने अरेंज कर दिया, और ये अपना फाइनली आंसर यहाँ पे आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 8। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो a प्लस बी आपको 8 दे रखा है, एंड द वेक्टर प्रोडक्ट इज 8√2, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है 8√3। ठीक है, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, एन कैप होता है। द एंगल बिटवीन देम इज, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करें, अपने को सिर्फ एंगल अगर फाइंड आउट करना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, इनका रेशो ले लेते हैं मतलब, और ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 8√3/8। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, और इस टर्म को अपन लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, और यहाँ से ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8, तो बचा क्या अपने पास tan थीटा बराबर √3, और ये कितने के बराबर होता है 60 डिग्री के। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा ही क्यों किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टा कर लीजिए, आप ए बी कॉस थीटा अपॉन, आप ऐसे कर लीजिए, ये ए बी कॉस थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा कर लीजिए, और तब आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा का 8/8√3। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, अब कॉस अपॉन साइन आ गई, यानी कि अब कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो अगर आप अच्छे से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद आ रही हो, तो कॉट में 1/√3 कहाँ आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो आप कैसे भी करिए, आंसर आपका क्या आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे डिग्री मिसिंग है सब में, तो आप ये डिग्री लगा लीजिएगा, ये सब में डिग्री है, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ द बी ए। ठीक है, बी ए एक लाइन है, ये आपको इसकी इक्वेशन दी हुई है x+1 = 1, और अगर मैंने भी आपको स्ट्रेट लाइन बता चुका हूं बेसिक मैथ्स में, तो अगर आप x+1 की लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगी।
तो इन्होंने वही कर रखा है, एक लाइन आ रही है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे आप इसको एक मिरर मान लीजिए, कुछ भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लीजिए, तो ये लाइन ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां जा रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं बीच में एक लाइन डाल दूं और दोनों अल्फा अल्फा एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे AC। तो यूनिट वेक्टर मतलब कि क्या हो गया अपना, ये बेसिकली अपने से x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन का कंपोनेंट पूछ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आपका ये 45 है तो यहां पे देखिए क्या कंपोनेंट हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और लाइन यहां पे क्या है अपनी x प्लस वाई रे AC। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको यहां पे cos 45 डिग्री j कैप, और x एक्सिस में इसको लिख सकता हूं मैं sin 45 डिग्री i कैप। ये मेरे पास दोनों चीजें आ गई। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन में इसकी कैसे लिख सकता हूं, cos 45 डिग्री j कैप प्लस sin 45 डिग्री i कैप। तो ये कितना हो गया, j कैप अपॉन √2 प्लस i कैप अपॉन √2। अगर मैं √2 का एलसीएम ले लूं तो i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। यही अपना क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो गया। अच्छा, अब अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आपने 45 लिया, आप इस एंगल को लेकर के, हाँ आपने हमको कंपोनेंट निकालना सिखाया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 45 मान रहे हैं तो ये इतना भी 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर आप इस सेंस में करना चाहते हैं तो आपका ये डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, अगर आप इसको 40 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री आई कैप, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, sin 45 जे कैप। रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे पहले cos में j आ रहा था तो अब sin में j आ गया, यहाँ sin में i था तो अब cos में i आ गया। अल्टीमेटली आंसर आपका वही आएगा। तो आप बिल्कुल अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस 3b एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है 7a माइनस 5b के साथ, और एक वेक्टर है आपका a माइनस 4b, ये आपका परपेंडिकुलर है 7a माइनस 2b के साथ। तो अपने को a और b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जहां पे a और b वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो किसके बराबर होंगे, 0 के। a डॉट b आपका होता है ab cos थीटा, थीटा की जगह आप 90 पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos 90 0। तो a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, a और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अगर a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस 3b, इसका डॉट प्रोडक्ट अपन लेते हैं 7a माइनस 5b के साथ, ये 0 होना चाहिए। a माइनस 4b, इसका डॉट प्रोडक्ट 7a माइनस 2b के साथ अगर अपन करें तो ये भी कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इधर देखते हैं अपन इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर के, तो ये कितना आएगा अपने पास, 7a स्क्वायर, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 15a डॉट b प्लस 21 b a या a b कैसे भी लिखें बात बराबर होती है, इसमें प्रॉपर्टी अपने को पता ही है, माइनस का 15b स्क्वायर, ये आ गया आपका 0। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 7a स्क्वायर प्लस 16a डॉट b माइनस 15b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कह लीजिए अब 3, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं इसको सेकंड का। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं अलग इंक से लिखना चाहूंगा, सेवन ए स्क्वायर, फिर अपना कितना आएगा, माइनस ऑफ
2ab minus of 28 b dot a then plus 8b square equals to 0, 7a square minus 30ab प्लस 8b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं आपका इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आपको a और b में आनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और b के बीच का जो एंगल होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो अपन लिखते हैं 7a स्क्वायर प्लस 16a डॉट b माइनस 15b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 7a स्क्वायर माइनस 30a डॉट b प्लस 8b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास कितना बचा, 6 4 46 a डॉट b, और यहाँ पे अपना कितना है, माइनस ऑफ 8 और माइनस ऑफ 15, तो ये कितना हो गया 23 b स्क्वायर। तो 46 a डॉट b इज इक्वल्स टू 23 b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab अपन ऐसे लिख सकते हैं, इतना अपन लिख सकते हैं। तो अब यहां पे अपन क्या करेंगे, a डॉट b क्या ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिख रहा होगा आप लोग को यहां तक। तो अब अपन इसको आगे देखते हैं। इस वैल्यू को अब अपन पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में पुट करिए, 4 में पुट करिए, किसी भी एक में आपको पुट करना है। तो आप 3 में अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। अल्टीमेटली अपने को a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 7a स्क्वायर प्लस 16ab, तो प्लस 16b स्क्वायर अपॉन 2, a डॉट b की जगह मैंने क्या लिख लिया, b स्क्वायर बाय 2, और माइनस 15b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2 1 जा 2 8 जा, तो 7a स्क्वायर 15 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस ऑफ 7b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 7b स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपका ये 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आपके पास आया। अब अपन यहाँ पे आते हैं इधर, और अपने को अब क्या देखना था, यहाँ पे देखिए a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट अपने को पता है, a डॉट b ये क्या होता है आपका ab cos थीटा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पे अपन ने क्या निकाला था, a डॉट b आपने निकाला था, देखिए b स्क्वायर बाय 2। तो आप यहां पे लिख सकते हैं b स्क्वायर बाय 2, और a और b जब उनके आपस में मैग्नीट्यूड बराबर हैं, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ रहा था, तो यानी कि a इक्वल टू b हो गया। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, या a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a और b जब बराबर हैं तो b को a या a को b लिख सकता हूं। तो यहाँ पे b स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, b स्क्वायर से एक b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। कॉस की टेबल में हाफ कब आता है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया ये। यहाँ पे भी थीटा लगना मेंशन नहीं है, लेकिन थीटा बोल रहा हूँ, सॉरी, डिग्री। तो ये अपना कितना हो गया, 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। रीड कीजिए आप क्वेश्चन को, क्या लिखा है वहां पे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं x प्लस वाई दो फोर्स मान लूं तो ये कितना बता रहे हैं, 16। ये n जो है नॉर्थ वॉर्थ नहीं है, ये क्या है, न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 8 न्यूटन, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कितना बता रहा है, ये 8 न्यूटन बता रहा है, एंड इट्स
डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज ये कुछ इस तरह से है एक वेक्टर, और सपोज ये इनका रिजल्टेंट अपन बोल देते हैं 8 है, और एक और वेक्टर है y, और ये है x। अगर x छोटा है, क्या इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। अच्छा, यानी कि उल्टा हो रहा है। ये क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट तो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक छोटा फोर्स है x और एक बड़ा फोर्स है क्या है y। तो ये y हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया। एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अभी अपने से पूछ रहे हैं तो x और y जो वेक्टर हैं वो उनमें कितना वो डायरेक्शन होगा, मतलब क्या उनका मैग्नीट्यूड होगा, बेसिकली वो अपने से जानना चाह रहे हैं। और दोनों का कंबाइंड मैग्नीट्यूड उन्होंने 16 न्यूटन अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो करते हैं इसका आगे अपन। अब देखिए अपन को पता होता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 6 + 10, ये भी कितना हो रहा है 16, 4 + 12 ये भी कितना हो रहा है 16, 8 + 8 ये भी 16, 14 + 2 ये भी 16। तो अपन पहले कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेक कर लें। अगर ऑप्शन में अपने को ऐसा दे रखा होता 4 + 13, 8 + 9, 2 + 15, तो अपना ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही होता, क्योंकि यहाँ दोनों का सम कैसा आ रहा है 16। लेकिन अभी अपने को सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि सबका एडिशन करके क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो यानी कि अब अपने को इसमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप इसमें क्या लिखते हैं, 8² + x², या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² + y² = 8²। ठीक है, अब यहां पे आपको अगर मैं x को रिप्लेस करूं तो 16 - y लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन से। तो यहां पे अपन ने वही किया, 16 - y का होल स्क्वायर + y² = 8²। इसको अगर अपन ओपन अप करें तो कितना आ जाएगा अपना, 16² + y² - 32y + y² = 64। फिर ये अपना कितना हो जाएगा, 2y² - 32y, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे प्लस का 16² - 64, और ये अपन 0 के इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को y की एक वैल्यू मिलेगी, और उस y की वैल्यू को फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिलेगी 10। कितना होगा वो, 10 न्यूटन। अब ये जो यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिली, आप क्या करें, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। अगर आप इसको y = 10 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y आपका कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो x = कितना हो जाएगा, 16 - 10, तो x आ गया आपका कितना, 6 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत लेंदी इक्वेशन जाएगी इसको इस तरह से सॉल्व करना, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। और वैसे तो अगर अपन कुछ चीजें कॉमन लेंगे तो काफी जो है सारी इवन टर्म्स अपने को यहाँ पे दिख रही हैं, तो इसका अपने को मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। तो y की अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग अपन इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिए, जहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड 16 दे रखा था, तो x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक की चीजें आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग रीड कीजिए इसे, काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। अपन ने लगातार थोड़े अच्छे क्वेश्चन देख लिए, तो अब एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आया है आप लोग का मन हल्का करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 12 न्यूटन है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि x, y और z डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको पता है 3D। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो अभी अपने से क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था अगर xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, i j और k आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपको पता है ये i है, ये j है और ये k है, i कैप j कैप और ये k कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता था तो आप क्या करते थे,
ठीक है, सपोज लेट दिस बी ए वेक्टर, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन कैसी दी हुई है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो आप सपोज ये ए वेक्टर है तो ये अपने इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 144, और ये आपका आएगा टोटल 169, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या, 13। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया और आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। न्यूटन लगा देते हैं अपन इसमें। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वो कितना है अपना 13 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको दे रखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P और Q का रिजल्टेंट कितना दे रखा है R, एंड Q वेक्टर इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। तो पहली इक्वेशन तो क्या हो गई, P प्लस Q वेक्टर आपको दिया हुआ है R वेक्टर। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर Q वेक्टर को, इसको मैं लिख देता हूं क्या, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में बोल रहे हैं कि अगर Q वेक्टर डबल हो जाए तो सपोज ये R1 वेक्टर इसका जो है रिजल्टेंट होगा। तो ये फिर बाद में क्या कह रहे हैं, द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। तो न्यू कौन सा है, ये है, ये अपना न्यू रिजल्टेंट है। तो ये क्या कह रहे हैं, द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर R1 इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये 0 के बराबर होंगे। ये तीसरा क्वेश्चन अपन का आ गया इसके ऊपर ही, A डॉट B 0, क्योंकि cos थीटा cos 90 पे क्या होगा 0। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं न्यू रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर विद P वेक्टर, इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। तो अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो यानी कि P स्क्वायर प्लस 2 PQ ये 0 होगा। मेरे को एक लाइन दी हुई थी कि P वेक्टर और न्यू रिजल्टेंट वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्या कोई गलती करी, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने को जो मेन काम था, अपने को क्या करना था, पूछा क्या है अपने से, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको फॉर्मूला याद है, जोर से बोलेंगे। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सबको याद है ये वाला फॉर्मूला। तो बस अब अपन वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अपन यहाँ पे क्योंकि P और Q के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो A और B की जगह अपन क्या लिखेंगे, PQ। सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। तो अब ये देखिए यहाँ पे अपन थीटा को मेंशन करें नहीं करें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं है अपने से वाली चीज। तो अपन यहाँ पे इतना सा लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ। तो P स्क्वायर प्लस 2 PQ ये अपना 0 के बराबर है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपना Q स्क्वायर, और R बराबर क्या आ गया Q। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R अपना कितना आ गया यहाँ पे, Q आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A displacement vector at an angle of 30, at an angle of 30, तो यहाँ पे ये डिग्री आएगा, ठीक है, with y axis and has a x component of 10 units, then the magnitude of the vector। अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस है और एक ये रिजल्टेंट वेक्टर है सपोज A, जिसका आपको कितना दे रखा है, ये कितने पे है 30 डिग्री विद y एक्सिस, यानी कि ये 30 डिग्री विद y एक्सिस एंड हैज अ x कंपोनेंट, यानी कि अगर मैं ये A है वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ax और
ए वाई, तो ए एक्स आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और आपसे ए वाई इन्होंने पूछा है, और ए वाई तो नहीं पूछा, इन्होंने बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है कि ए कितना है। तो अपन दोनों चीजें भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैसा है 90 डिग्री है। तो देखिए अगर ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट, a cos 60 इक्वल्स टू ax। a आपके पास कितना है आपको अभी नहीं पता है, और cos 60 आपका कितना होता है हाफ होता है, तो a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। ax की वैल्यू आपको 10 ऑलरेडी है, तो आपके पास a कितना आ गया 20, ठीक है 20 यूनिट्स कह सकता हूं मैं इसे। तो आपका क्वेश्चन वैसे तो यहीं पे खत्म हो गया और आपने आंसर क्या लगा लिया अपना 20। लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम तो ये सोच ही नहीं पाए कि यहाँ पे 60, हमने तो 30 को लेकर के कर दिया, तो बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हैं। अगर देखिए आप इसको 60 मान रहे हैं तब तो आपको ये कंपोनेंट क्या हो रहा है cos 60, और ये कंपोनेंट क्या हो रहा है sin 60। लेकिन अगर आप इसको 30 मान रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट आपका cos 30 हो रहा है, और ये वाला आपका क्या हो रहा है फिर sin 30। तो अब मैं देखिए 30 के सेंस में अगर आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये आपका कितना हो जाएगा ax आपका हो जाएगा फिर a sin 30, और ax आपको 10 गिवन है, और sin 30 कितना होता है हाफ, तो आपका a कितना आ गया 20 यूनिट्स। तो आप कैसे भी करिए, 30 डिग्री का यूज करके करिए, 60 डिग्री का यूज करके करिए, आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा। अच्छा, अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब अपने को a पता चल गया, ax पता चल गया, थीटा भी अपने को पता है। तो अगर अपन ay निकालना चाहें तो देखिए ay भी आपका कैसे निकल सकता है, या तो आप ay को क्या मान लीजिए a cos 30 डिग्री, या आप ay को मानिए क्या a sin 60 डिग्री। तो a आपका कितना है यहाँ पे 20, और cos 30 क्या होता है आपका √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू √3/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 20 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 10√3, इधर भी आपका क्या आ जाएगा 10√3 यूनिट्स। तो अगर आपसे ए वाई यानी कि ए वाई वैक्टर पूछा हो तो आप ए वाई बता सकते हैं, ए एक्स पूछा हो तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी आपसे पूछा हो आप बता सकते हैं, और आप साथ के साथ में रिजल्टेंट वेक्टर भी बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। There are two force vectors, one of 5 Newton and other of 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get the resultant? तो ये अपने को पता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब इन्होंने अपने को क्या बोला है, इन्होंने अपने को a गिवन दे दिया, b गिवन दे दिया और रिजल्टेंट गिवन दे दिया। अब ये अपने से क्या पूछ रहे हैं कि जब रिजल्टेंट इतना हो और a और b आपका इतने हो तो थीटा कितना होगा, फिर रिजल्टेंट इतना हो मतलब हर रिजल्टेंट पे इन्होंने अपने से एक वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको एक एक चीजों को देखना ही पड़ेगा। 17² इज इक्वल्स टू 5² प्लस 12²। अपन पहला केस क्या ले रहे हैं, केस 1 व्हेन r इज इक्वल्स टू 17। तो 17² इज इक्वल्स टू 5² प्लस 12² प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका थीटा जो आएगा वो कितना होगा 0 डिग्री। फिर अब अपन चलते हैं केस 2 पे। यहां पे अपन लेते हैं R को 7 न्यूटन। अगर मैं R को 7 न्यूटन लेऊंगा तो यानी कि 7² इज इक्वल्स टू 5² प्लस 12² प्लस
2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। तो यहां पे जो अपना थीटा आएगा वो अपना कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अपन। ये मैं यहां पे ये चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ये और ये जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको खुद को देखना है कि ये कितना कितना आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन केस 3। यहां पे आर की वैल्यू मैं ले रहा हूं 13 न्यूटन। यहां पे भी क्या होगा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 कॉस थीटा। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 90। मैं इसको पूरा स्टेप इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये आपका 13 स्क्वायर आ रहा है ना। तो 13 स्क्वायर और यहां पे अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 169 समथिंग आएगा। जब ये 7 स्क्वायर है तो ये 49 समथिंग आएगा और ये भी आपका कुछ इतना ही आएगा। 17 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपका 289 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो काफी इजी है इनको सॉल्व करना और अल्टीमेटली आपको क्या पता होनी चाहिए, कॉस की टेबल पता होनी चाहिए और आपको अकॉर्डिंगली उसके आंसर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना था अपने को, यहाँ पे 180 आ रहा है तो यानी कि a माइनस बी हो रहा है, 0 है तो यानी कि a प्लस बी हो रहा है, 90 है तो यानी कि ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैसी हो रही होगी 0 हो रही होगी। चेक भी कर लेते हैं 5 स्क्वायर प्लस 144 तो 25 और 144 ये 169 आ गया। 13 का स्क्वायर भी कितना होता है, इतना ही होता है। फिर यहाँ पे देखिए अगर 180 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला साइन कैसा हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, a माइनस बी कुछ हो रहा होगा। तो ये कितना हो गया था 169, इसमें से माइनस हुआ क्या 5 2 ज़ 10 और 10 और ये कितना हो गया 120। तो ये आपने जब इसमें से 120 माइनस किया तो आपको कितना मिल गया 94, ठीक है। 49 आपको मिला, 7 स्क्वायर 49 यहाँ आ गया। फिर मैंने कहा था ये 17 स्क्वायर है तो इधर भी आपका 289 समथिंग आ रहा होगा। तो ये देखिए 169 और 120 तो ये 289 यहाँ पे आ गया। तो काफी इजी था इनको सॉल्व करना। बस मैं आपको हैबिट में लाना चाह रहा हूं कि अब आप पेन चलाना सीखें, डायरेक्टली आपको चीजें नहीं मिले, स्पून फीडिंग नहीं हो, सिर्फ इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे बताई। और अल्टीमेटली मैंने आपको फिर बता भी दिया कि a प्लस बी, a माइनस बी और यहाँ पे कैसी वाली टर्म 0 हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये हिट एंड ट्रायल का मेथड था जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को करने में अगर आपको पता चल रहा हो, अगर आपने सारे रूल्स पढ़ रखे हो अच्छे से तो आपको अपने आप पता चलेगा किसको क्या माइनस करने पे, क्या प्लस करने पे, कौन सा थीटा आना चाहिए, कौन सा एंगल आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर अ फोर्स, एक इक्वेशन है 10 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 8 k कैप न्यूटन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम पोजीशन। वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करती है और उसका मास इतना दे रखा है और उसका फोर्स इतना दे रखा है। तो अपने को वर्क डन बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही, अपन ने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तो आपको पता ही है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं आपसे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। तो अपने को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है। तो फोर्स की इक्वेशन अपनी कितनी दी हुई है 10 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं r वेक्टर से डिनोट करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखिए पोजीशन यहां से यहां जा रही है। तो ये अगर इनिशियल है और अगर ये फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप माइनस 6 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप। तो इस इक्वेशन को देखिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे r वेक्टर कितना मिलेगा 4 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 4 k कैप, ठीक है। तो ये मेरे को दोनों वेक्टर मिल गए, f वेक्टर भी और r वेक्टर भी। अब मुझे क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 i माइनस 3 j
प्लस 8k कैप 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 9 प्लस 32। ठीक है, सही लिखा है ये। ठीक है, तो ये देखिए अपना कितना हो जाएगा 32 यहां पे मेरे ख्याल से अपने से कोई गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 10 माइनस 6 इज 4i कैप, फिर -2 और हाँ देखिए ये अपने से गलती हुई है, -2 और माइनस का 5, तो ये यहाँ पे आना चाहिए माइनस का 7j कैप, और फिर आना चाहिए 7 माइनस ऑफ 3, तो यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का 10। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई अपने से यहाँ पे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं जो जो करेक्शन कर रहा हूँ उनको अलग से कलर्स में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आए। और ये है 10। अब देखिए अब अपन मल्टीप्लाई करें तो 40 और 7 3 यहाँ पे आ जाएगा अब अपने पास 21, और ये आएगा प्लस में 8 10 80। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना होता है अपना 8 और 4 12, तो ये तो 120 हो गया, और 120 में अभी भी कोई गलती है मेरे ख्याल से, -2 और -5। ठीक है, ये -7 होगा, है ना, तो ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 21 अपन इसमें ऐड करेंगे तो 141 ये 141 जूल अपना आंसर होगा। छोटी सी गलती कर रहे थे अपन यहाँ पे। ठीक है, जब माइनस कर रहे थे तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूसली सवाल जब अपन करते रहते हैं तो कुछ चीजें अपने दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो 10 माइनस 6 जब अपन कर रहे थे तो 4 आ गया माइनस, अब देखिए फिर 5 में से ये माइनस होगा -2, तो यानी कि क्या हो जाएगा फिर वो -2 में से -5 होगा, तो -2 -5, तो टोटल कितना हो गया -7, फिर 7 ऑफ -3, तो -3 ऑलरेडी है तो 7 + 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन को अपन ने यहाँ लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये वैल्यूज आई -7 - 3 कितना हो गया +21, और इस तरह से अपन उनकी वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 141 जूल। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर भी बड़े कंफ्यूजिंग से दे रखे हैं सारे 140 के फॉर्मेट में, ये अपना आंसर हो गया 141। तो यहां तक की चीजें आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे से और क्वेश्चन करेंगे। तो अब अपन देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, इन अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर r1 टू पॉइंट बी विद अ पोजीशन वेक्टर r2। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर r1 3 है और r2 4 है, तो उनके बीच में कुछ एंगल होंगे जो कि इन्होंने दे दिया 75 और 15। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो अपने को कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा, ये r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, ये इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया AB, और जो r1 वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो कितना है θ1, जिसको मैंने बोल दिया, सपोज इसको मैं θ1 और θ2 कर दूं तो कितने 75 और 15, यानी कि ये है 75 और ये है 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का एंगल कितना है इतना, तो ये कितना निकलेगा 60 डिग्री। कैसे, थीटा बराबर θ1 माइनस θ2, 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये कितना आएगा मेरे पास 60 डिग्री थीटा। ठीक है, अब मेरे पास इतना वैल्यू आ गया, और मुझे पता है AB को मैं क्या लिख सकता हूं r2 माइनस r1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। ठीक है, इसको भी वेक्टर बना देते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड। अगर अपने को इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या स्क्वायर हटा करके मैं इसको अंडर रूट में कर दूं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r1 r2 कॉस थीटा।
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, R2 माइनस R1 है, तो मैं या तो क्या करूं 180 माइनस थीटा करूं, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का साइन लगा दूं और थीटा कितना पुट कर दूं 60 डिग्री। और R1 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है यहाँ पे 3 और R2 की 4, ये अपने को गिवन है ना। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा फिर AB, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos 60 होता है अपना हाफ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि क्या है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रूट 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक फिगर अपने को दिया हुआ है और ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, तो अपने को पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से अपन ये इक्वेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं एम एन और पी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ई वेक्टर इधर है, बी इधर है और ए इधर है, तो ये तो एक के पीछे एक चल रहे हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, प्लेन में है, तो अपन उसको इस तरह से लिख दिया अपन ने, उसकी डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ए प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो अपना सही हो गया। आगे चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल में एम एन ओ में अगर अपन देखें तो ए वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर ऐसे है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर है। तो यहाँ पे सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अपना ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। और इनके सबके ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनके सबके ऊपर क्या है, वेक्टर है। तो अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आगे अपन देखते हैं कि अगर मैं इस माइनस ए वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो अब मैं इस ए को यहां पे अगर पुट कर दूं तो बी प्लस ई वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो क्या अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इस ट्रायंगल की हेल्प से। और कुछ भी नहीं किया, अपन ने 3 इक्वेशन लिखी। पहली इक्वेशन अपन ने लिखी थी ये, और दूसरी 2 इक्वेशन लिखी बल्कि अपन ने, और इस दूसरी इक्वेशन में जो ए की वैल्यू आई थी उसको प्लस ए की वैल्यू में कन्वर्ट करके अपन ने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, और अपने पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन एडिशन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना चाहिए था। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर अगर टेल से टेल जुड़े हैं तो पैरेललोग्राम लॉ, अगर अपन इसी को यहां पे सरका दें तो हेड से टेल हो गया, और इनका रिजल्टेंट आएगा कैसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे, सॉरी ऐसे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये पैरेललोग्राम लॉ होता तो इनका रिजल्टेंट आता है ऐसे। देखिए, ट्रायंगल लॉ से किया तब भी रिजल्टेंट ऐसे, पैरेललोग्राम से किया तब भी रिजल्टेंट ऐसे। ये बेसिक सा कंसेप्ट था जो इस क्वेश्चन में अपने काम आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, द एंगल विच द वेक्टर a इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप मेक्स विद y एक्सिस वेयर i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस। तो ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो वो कह रहा है कि अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर में a मान लेता हूं, उनका बीच का एंगल, सपोज मैंने अल्फा मांग लिया, ठीक है, मान लिया, तो कितना होना चाहिए, अपने को पता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसका
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं, एक रेक्टेंगुलर कंप्लीट करता हूं, तो ये 90 हो गया, ये अल्फा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं 2i कैप, ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, यानी कि मुझे अल्फा यहां पे मानना पड़ेगा, ठीक है, ये अपना अल्फा है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, ये अपना आंसर हो गया। यहां तक की चीजें नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने नोट किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में जिन भी बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि अपन ने अल्फा ऊपर क्यों लिया, उसका रीजन है, देखिए पहली लाइन पढ़िए, द एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद द वाई एक्सिस, यानी कि अगर मैंने इसको एक्स और इसको इसको वाई बोल दिया है, तो उसने बोला रिजल्टेंट वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है, वो कितना है, अल्फा है। तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे कंप्लीट हो रहा है, अल्फा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, ये वेक्टर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 है ही सही अपना बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस तरह से हुआ है, और 2/3 जिसको अपन ने क्या लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, और अपना ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे क्या हो रहा है, आई एम गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, अ कार ट्रेवल 75 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये भाई अपन ने 75 नॉर्थ में आ गए, एंड 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो उसने नॉर्थ वेस्ट बोला है, तो ये भी एंगल 45 होगा और ये भी एंगल क्या होगा, 45 होगा, एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ये आ गए अपन 20 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है, और ये कितना था, 60 किलोमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अब अपने को देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपन कब करते हैं, जब अपने को एक रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर है ना, यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो ये तो अपन फिर भी बैलेंस कर देंगे, लेकिन इसके लिए अपने को एक एक्स और वाई एक्सिस पे अपने को, ये मींस 20 किलोमीटर ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, 75 किलोमीटर ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है, वाई और एक्स के अलावा कौन सा एक्सिस आ रहा है, ये कुछ और ही एक्सिस में कहीं और दिशा में जा रही है, तो अपन इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, और फिर अपन एक इक्वेशन लिख के इसको फाइनल अपन आउटपुट निकालेंगे, यानी कि क्या निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक अपन इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको 45 मानूं, तो यहां पे मेरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 60 cos 45 डिग्री, और ये एक यहां पे मेरा कंपोनेंट आएगा, और ये क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको मैं बोल सकता हूं जे कैप, और यहां पे मेरा एक कंपोनेंट आ जाएगा 60 sin 45, और ये माइनस ऑफ आई कैप है ना, ये इधर की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस आई कैप। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखने में आ जाए, ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, 75 जे कैप और 20 आई कैप है अपना, और अपना यहां पे क्या आएगा फिर प्लस ब्रैकेट लगा के अपन अंदर की चीज लिख लेते हैं, इसकी अपने कितनी निकाली, 60 cos 45 डिग्री जे कैप प्लस 60, अच्छा मैं माइनस लिख दूं क्योंकि यहाँ पे माइनस आई कैप आ रहा है, तो अपन इसको माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे आगे, और अपन अंदर फिर क्या लिख देंगे, प्लस साइन 45 डिग्री आई कैप। इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन को लिख लिया, और आगे लिखते हैं इसको 20 आई कैप प्लस 75 जे कैप, और अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 60 इंटू √2, और √2 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितनी, 0.7, तो 60 इंटू 0.7 माइनस 60 इंटू 0.7, लेकिन यहां पे अभी कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पे जे कैप है और यहां पे क्या है, आई कैप है
है ना। अब अपन आई कैप एक तरफ रखेंगे और जे कैप एक तरफ रखेंगे, सो 20 आई कैप माइनस 60 इंटू 0.7 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस, और प्लस हो जाएगा ये तो 60 इंटू 0.7 जे कैप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस का 22 आई कैप प्लस 117 जे कैप, ये आपके पास इक्वेशन आएगी। और आप जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अब आपके पास इक्वेशन के आगे सपोज मैं इसको आर वेक्टर बोल रहा हूं, तो ये अपने पास कितना आ गया माइनस का 22 आई कैप प्लस 117 जे कैप। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे यानी कि 22 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा कुछ जो भी आपका आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 119 किलोमीटर। ये थोड़ी सी एक कैलकुलेशन पार्ट है, इसको अपन इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने लेक्चर्स में क्योंकि आप लोग काफी होशियार है, इतनी कैलकुलेशन आप अपने आप से कर सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 119 किलोमीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये यहाँ पे अपन का सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और तो कुछ नहीं करना था ना इस क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे इस तरह से इसका कैलकुलेट किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। Two forces F1 and F2 due north have their common initial point। तो ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ये एक इसने हिंट दी है, और F2 माइनस F1 अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर ये सपोज ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो ये भी कॉमन इनिशियल पॉइंट है F1 और ये F2। F2 बोल रहा है कितना 250 न्यूटन और F1 हो गया अपना कितना 500 न्यूटन। लेकिन आपने को क्या करना है F2 माइनस F1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं F2 प्लस ऑफ माइनस F1 वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं। अपन ने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते टाइम। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये F1 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर बन जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 500 न्यूटन। तो अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। इसको मैं आर लिख देता हूं, ये इनका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अगर ये इनका रिजल्टेंट है तो अपन देखिए अब और आगे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये है अपने पास। तो अब अपन ने इनका रिजल्टेंट जो कैलकुलेट किया तो वो कैसे करेंगे, अपने पास इक्वेशन है 250 या ऐसे लिख सकते हैं अपन माइनस ऑफ 500 आई कैप प्लस का 250 जे कैप। ये अपनी इक्वेशन है आर के अलोंग में। तो इनका क्या आ जाएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250√5 न्यूटन। ये आपने क्या कर लिया, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब अपना रिजल्टेंट अगर ये इधर होता तो अपना एंगल कहाँ आता है यहाँ पे, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के केस में क्या हो जाता है, ये थीटा अपना यहाँ पे आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेरे को फाइंड आउट करना हो तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 अपॉन F2। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर मैं यहाँ पे भी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाने की कोशिश करूं तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपना है इसी, ये कितना है 500 और ये कितना है 250। तो कितना हो जाएगा ये 500 अपॉन 250, ये कितना आ गया 2, यानी कि टेन थीटा मेरा कितना आ गया 2। तो थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 10 इनवर्स ऑफ 2। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अपने को डायरेक्शन देना आना चाहिए। तो अपने को क्या पता है कि डायरेक्शन कितनी आएगी 10 इनवर्स 2, लेकिन जो रिजल्टेंट एंगल है वो क्या है, ये है भाई, ये तो नहीं है ना, ये तो कब होता है जब अपना F1 पॉजिटिव होता है, ये अपना रिजल्टेंट है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आप, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये नीचे साउथ हो गया।
तो अब ये जो अपना एंगल है ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में बैठेंगे और वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो नॉर्थ में बैठे और वेस्ट की तरफ, क्या यही एंगल अपना बन रहा है थीटा? ठीक है, क्या अपना ये एंगल बन रहा था क्या थीटा? अगर अपना ये एंगल बन रहा होता तो वेस्ट पे नॉर्थ की तरफ, यानी कि फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाता। लेकिन अपना आंसर कहां से आ रहा है, अपना थीटा अपन ने कहां पे रखा था, यहां पे रखा था, तो अपना आंसर क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो अपना ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूजन कर सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख दें, लेकिन चलो ठीक है, ये तो अपना आंसर भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे गलती कर सकते हैं इसको थीटा मान के, लेकिन ये थीटा नहीं होगा। अपना थीटा कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के केस में ये, और इसको लोकेट करना डायरेक्शन सेंस अपन ने पढ़े थे लेक्चर्स में, उसके बिहाफ पे अपन ने क्या लगा दिया, इसका ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर ABCD इज अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन और रेगुलर हेक्सागोन इंस्टेड विथ पॉइंट O एज अ सेंटर। द वैल्यू ऑफ AB, AC, AD, AE और AF। तो अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं और अपने को वैल्यूज क्या निकालनी है, AB, AC, AD, AE और AF। ये वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है कि ये कितने के बराबर होगा। तो देखिए काफी इजी, सबसे पहले तो अपन सेंटर मार्क करते हैं, एक लाइन और एक ऐसे डाल करके अपन ने एक सेंटर मार्क कर लिया, वो कितना आ गया अपना O। अब अपने को कौन सा वेक्टर देखना है, AB, तो ये AB वेक्टर आ गया। फिर AC, तो ये AC वेक्टर हो गया अपना। ठीक है, फिर AD, तो ये AD वेक्टर, AE ऐसे हो गया, और AF वेक्टर ये आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां तक चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली, तो अब अपन देखते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से कि अपन क्या क्या यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए अपन यहां पे AB के सेंस में कि AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर इज इक्वल्स टू, अपन लिख सकते हैं, अगर मैं इसको AO वेक्टर मान लू तो, क्योंकि AD वेक्टर है तो इसका आधा भी यहां पे अपन एक वेक्टर बना सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर इक्वल्स टू AO वेक्टर, ये लिख सकते हैं। तो AB वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, AO माइनस AF वेक्टर, इसको अपन एक इक्वेशन बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन क्या लिख सकते हैं, AO वेक्टर प्लस AB वेक्टर, इसको अपन बोल देते हैं क्या, AC वेक्टर। ठीक है, दूसरा AC भी अपन ने देख लिया। अब देखिए AD वेक्टर पूरा है और ये आधा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर को ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर। फिर AE वेक्टर, AE लाइन ये है, यानी कि AF प्लस AO, AF प्लस AO, ये अपने किसके बराबर हो गया, AE वेक्टर के। और AF को अपन एज इट इज रख देंगे, क्योंकि जब अपन AB की वैल्यू रखेंगे तो माइनस AF और प्लस AF कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, और नहीं तो आपको अगर लगता है कि AF की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं AF वेक्टर की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले AB, अपने को जो कैलकुलेट करना है, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो AB की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी AO माइनस AF। फिर AC की वैल्यू मैंने लिखी कितनी, AO प्लस AB। फिर AD की वैल्यू मैंने लिखी ट्वाइस ऑफ AO। फिर AE की वैल्यू मैंने लिखी कितनी, AO प्लस AF, और लास्ट में AF वेक्टर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, लास्ट में AF वेक्टर। अब देखिए क्या होगा, यहां पे ये जो AF वेक्टर था ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कितना बचा अपने पास AO, एक तो ये 1 2 4 और ये 5, तो अपने पास कितने आ गए, 5 ऑफ AO वेक्टर। और जो भी बचा, एक तो ये बचा AB और एक बचा क्या, AF। तो AB प्लस AF वेक्टर।
अब अपन इस डायग्राम में देखते हैं ए बी और ए एफ, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, एओ वेक्टर, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से, तो 5 ऑफ एओ वेक्टर प्लस एओ वेक्टर, तो ये अपने पास कितना आ गया 6 ऑफ एओ वेक्टर। तो यहां पे अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 6 टाइम ऑफ एओ वेक्टर, यानी कि ये जो सी ऑप्शन है अपना, ये अपना यहां पे करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अ कार ट्रेवल्स ड्यू ईस्ट ऑन अ लेवल रोड फॉर 30 किलोमीटर। तो अपन जानते हैं, एक रफ डायग्राम अपन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इधर, ठीक है 30 किलोमीटर। It then turns due north at an intersection and travels 40 किलोमीटर before stopping। तो अब ये नॉर्थ की तरफ गई, कितना 40 किलोमीटर। फाइंड द रिजल्टेंट। तो देखिए अगर ये मैं इसको ट्रायंगल लॉ की हेल्प से देखूं, एक वेक्टर ऐसे एक ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। और अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा बाहर लिख लूं यहां पे, तो देखिए ये तो अपना क्या हो गया, ये तो रिजल्टेंट आ गया अपना ट्रायंगल लॉ से। अगर इसी वेक्टर को मैं देखिए आगे सरका दूं, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? चाहे आप ट्रायंगल लॉ से देखिए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से देखिए, रिजल्टेंट हमेशा सेम जगह पे आ रहा है। तो अपने से ही क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं इसको आर मान लूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो फिर स्क्वायर नहीं लगाऊंगा मैं, अगर अंडर रूट लगा रहा हूं तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये अपना कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 है ना। तो ये अपना हो गया कितना 1600 प्लस 900, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2500, और ये अपना कितना आ जाएगा 50। तो रिजल्टेंट का अपना कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 50। अब अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो बड़े आसानी से अपन कर सकते हैं। देखिए ये अपना कितना है 30 और ये है अपना 40। और अगर मैं इसमें अब एंगल लगाना चाहूं, देखिए यहां पे क्या दे रखा है 53 डिग्री, ये है अपना, तो एंगल अपना जो भी होगा वो ऐसे जाएगा, यानी कि मैं ईस्ट पे बैठा हूं और नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, है ना। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहेगा। तो जहां जहां पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ रहा है, अरे भाई सारे ऑप्शन में तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे रखा है, बस अपने को एंगल देखना है ना। तो अपन एक बात जानते हैं, मैं 10 भी लगाने से पहले एक चीज बताता हूं आपको, चलिए देख लेते हैं पहले। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर मानता हूं इसमें, यहां पे अगर मेरा थीटा है तो 40/30 यानी कि 4/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 4/3। अब ये जो होता है ये किसके बराबर होता है 53 डिग्री के। अब ये मुझे कैसे पता चला, अपन ने जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो अपन ने वहां पे ये देखा था कि ये 4 3 5 अगर ऐसे कुछ है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 3 था, अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे देखा था 3 4 5 है। और अगर आपको 10 53 यहाँ पे दे रखा और यहाँ पे क्या है 37 और ये आपका 90 है, तो tan थीटा अपन ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा क्या बेस, यानी कि 4/3। तो ये क्या निकला अपना 53 डिग्री, है ना, tan 53 डिग्री। तो अपने को पता है कि tan 53 जो है 4/3 के बराबर होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऑप्शन ए, 50 किलोमीटर इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, और 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ इसका रिजल्टेंट की इसकी डायरेक्शन हो गई, जो कि ये आई। ठीक है, तो इस तरह से अपना आज की एक्सरसाइज 3 खत्म होती है। और अब अपन नेक्स्ट टर्न से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक बार और वेक्टर्स की सारी एक्सरसाइज को अच्छे से लगाइएगा, और काफी अच्छा टॉपिक है।
काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके एक एक रूल्स और फॉर्मुलेस को याद रखें तो क्वेश्चन काफी इजीली आपसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, केवल सोचने में लगे रह जाएंगे, तो वेक्टर्स फिर अपन ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, उतना अच्छा आप इस टॉपिक पे अपनी ग्रिप बना सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट and work hard some very good questions, and thank you for today's lecture. Bye.